तो बिफोर वी गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि आगे अभी हमको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट का इक्वेशन डिराइव करना है। उसके बाद हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इन डिटेल सीखना है। लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन डिराइव करने से पहले या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इन डिटेल अगेन व्हाट इज बोहर्स मॉडल, बोहर के तीनों पोस्टुलेट। यू शुड नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर रेडियस of Bohr orbit. You should know what is the speed of an electron in a given orbit. ये सब पता होगा तो आगे समझेगा। ये चैप्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इफ यू मिस द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेक्चर, यू डोंट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, राइट। और दोनों पार्ट्स में ऐसा है, दो पार्ट है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो अगर आपको इनिशियल बेसिक्स नहीं पता है तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बाय क्विकली रिवाइजिंग बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल बेसिकली रुदरफोर्ड मॉडल ही है, सिर्फ रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल हो तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज एक्सीलरेटेड मोशन एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, हमको मिलता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, मतलब बेसिकली लाइंस मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है हमको। दूसरा ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होते जाना चाहिए था और इट शुड स्पाइरल इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब एटॉमिक मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड इज अनस्टेबल। देन बोहर Bohr gave his atomic model based on three postulate। तीन पोस्टुलेट, हर एक पोस्टुलेट एक एक थ्योरी से आ रहा है, तो तीन थ्योरी को कंबाइन कर दिया। पहला पोस्टुलेट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, इन विच Bohr says that the electron is performing circular motion around the nucleus and the necessary centripetal force is provided by force of attraction, electrostatic force of attraction between nucleus and the electron। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4πε0 ze² ये ze² आया। ze is the charge inside the nucleus and E is the charge on electron। और अगर आपको याद होगा तो मैंने -e नहीं लिखा क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था, यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, मतलब मॉड वैल्यू की। ठीक है, ये है फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देन यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन है ऐसा बोल दिया, तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी स्टेबल क्योंकि इट विल रेडिएट एनर्जी। फिर टू एक्सप्लेन दिस कि सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसने यूज किया क्लासिकल थ्योरी। तो बोहर सेड कि ऐसे कुछ ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए तो ऐसे ऑर्बिट होते हैं स्टेबल ऑर्बिट या फिर अलाउड ऑर्बिट या फिर परमिटेड ऑर्बिट्स। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे अलाउड, परमिटेड या स्टेबल ऑर्बिट्स में होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम नहीं हो रहा है। और ये एल होता है mvr, तो mvr इक्वल टू nh/2π। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे काम में आएंगे, इसके लिए अभी मैं इसको लिख के रखता हूँ। देन उसके बाद देन डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है और ऑर्बिट अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, तो फिर कब कर रहा है? तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। क्योंकि देखो ये सब लिंक्ड है चीजें। इफ यू से दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, बराबर, तो सर्कुलर मोशन अगर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ गया, ये समझ में आ गया। फिर बोला कि लेकिन सर्कुलर मोशन तो एक्सीडेंट मोशन होता है और एक्सीडेंट मोशन में तो चार्ज पार्टिकल रेडिएट करता है, तो वो तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। देन देयर आर सर्टन अलाउड ऑर्बिट्स इन विच इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो चक्कर काट रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। इसमें जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। फिर अगर इसमें नहीं करेगा तो कब करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको 1885 से पता है, बाल्मेर से, और ये जो मॉडल है ना ये 1905 के बाद आए। तो 1885 में
बाल्मेर ने हाइड्रोजन गैस को हीट किया तो वहां से कुछ वेवलेंथ मिले। तो मतलब एटम से वेवलेंथ इमिट हो रहे हैं, लाइट इमिट हो रहा है, स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये तो पता था। तो लेकिन इसने क्या बोल दिया कि नहीं, ऐसे स्टेबल ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा, तो फिर कब करेगा? व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो whenever electron makes a transition from nth higher energy state to pth lower energy state, it emits energy equal to the difference in energy of electron between the two states, and that is emitted in the form of photon, मतलब h nu, h c by lambda। तो इलेक्ट्रॉन का nth एनर्जी स्टेट में एनर्जी था En और pth में था Ep। तो जब इलेक्ट्रॉन ने nth स्टेट से pth स्टेट में ट्रांजिशन किया, तो जो इन दो स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिफरेंस था उतना एमिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसके लिए इसको बोलते हो तुम थर्ड थ्योरी, क्वांटाइजेशन। तीन थ्योरी यूज हुए, पोस्टुलेट नंबर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोस्टुलेट नंबर 2 में क्लासिकल, और पोस्टुलेट नंबर 3 में क्वांटाइजेशन। Quantization of energy. Energy is emitted in the form of small packets. यहाँ तक क्लियर? और how much energy is emitted? Difference of energy of electron in the two states. For example, अगर एक स्टेट में, लोअर स्टेट में 10 eV का एनर्जी है, हायर में 12 है, तो एनर्जी इमिटेड इज 2 eV, 12 minus 10, दैट इज द आइडिया, राइट। फिर हमको रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट चाहिए था। मतलब बेसिकली आपको इक्वेशन चाहिए जो आपको रेडियस बता पाए। इट शुड बी एबल टू टेल यू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट। मैं इन अ गिवन ऑर्बिट, ये वर्ड बहुत बहुत केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, अब भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो उसका हमको एक्सप्रेशन चाहिए। तो उसका एक्सप्रेशन के लिए हम लोग पहले दो पॉस्टुलेट यूज करते हैं। तो पहले पॉस्टुलेट से तुमको मिल जाएगा वी स्क्वायर, एक आर हो गया था कैंसल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय एम आर, क्योंकि एक आर हो गया कैंसल। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। दूसरे से तुमको मिल गया v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई 1/m r, फिर से कर लोगे स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m² r², इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, इक्वेशन 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो जस्ट बाय इक्वेटिंग दीज टू, इन दोनों को इक्वेट अगर तुमने कर लिया तो यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर आर। इक्वेट कर लो फिर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m²r² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ए स्क्वायर बाय एम आर। एम आर स्क्वायर नहीं था, एम आर था, क्योंकि इधर भी स्क्वायर तो आर ही खत्म हो गया, तो फाइन क्या कर रहे हो फिर? तो हो गया कैंसल, 4 पाई 4 पाई। ठीक है, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, दैट्स इट, फाइन। तो अभी तुमको चाहिए था आर, आर को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, तो आर इक्वल टू, यहाँ पे जो जो है ना उसको पहले रख देते हैं। यहाँ पे क्या है? एच स्क्वायर है, और क्या है? एन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या है? पाई है, और कौन है? एम है। एम है, आर तो भेज दिया ना, आर तो शिफ्ट कर दिया मैंने। ये जेड डिनोमिनेटर में आएगा ई स्क्वायर बराबर, और एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में जाएगा। आ गया? कुछ रह गया? नहीं, यही है, राइट, करेक्ट है। एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। मैं जानबूझ के एन स्क्वायर बाय जेड को अलग से लिखता हूँ, रीजन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल वो हाइड्रोजन के लिए था, बाद में हमने जनरलाइज किया। तो नॉर्मली बहुत सारे टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में आपको जेड की वैल्यू 1 दिखेगी, तो मतलब जेड दिखेगा ही नहीं वहां पे। तो वहां पर डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि एन इज, आर इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जेड मेंशन नहीं होता है बहुत सारी जगह पे, यू विल सी, यू विल नॉट फाइंड जेड एनीवेयर। हमको चाहिए तो हम रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आर एन पे डिपेंड करता है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज होने से रेडियस भी चेंज होता है, तो हम इसको बोलते हैं आर एन। आर एन, तो मिल गया आर एन का इक्वेशन।
एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो फॉर हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन एटम बोल रहा हूँ, मैंने हाइड्रोजन गैस नहीं बोला। दोनों में डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर गैस होता है, वो H2 होता है, मैंने हाइड्रोजन एटम बोला है। ये मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन की बात चल रही है, राइट। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी 1, और क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा, तो N की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो ये जो भी हमको रेडियस होगा, मैं इसको R1 बोल देता हूँ, क्योंकि N इक्वल टू 1 है तो R1 हो गया। एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, सारे कांस्टेंट्स हैं तो ये वैल्यू ही कांस्टेंट है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कांस्टेंट्स के तो मिलेगा 537 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5371537 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो देयरफॉर ये जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, इसको मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, क्योंकि R1 था ये, इनटू n स्क्वायर बाय z। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट्स में जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूर जाना, तो रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी, रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी। और z की वैल्यू इंक्रीज होना मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का बढ़ना, और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पास में आएगा। इसके लिए ही दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का साइज सेम नहीं होता है, क्योंकि तुम हीलियम की बात करोगे तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है और हाइड्रोजन में एक ही है। तो अगर तुम हीलियम के लिए पहले ऑर्बिट का अगर रेडियस फाइंड करोगे तो सेम नहीं मिलना चाहिए, दैट इज द आइडिया, पहले ऑर्बिट के लिए, क्योंकि 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो दैट इज वेयर यू विल फाइंड दिस इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, तो ऐसा आएगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने ये इक्वेशन यूज करके V का इक्वेशन बनाया था। हमने सिर्फ आर एन का फॉर्मूला, ये V इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो V इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr, और R तुम्हारे पास है एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर पाई m e स्क्वायर इंटू z। तो जो जो कैंसिल होता है NH NH, पाई पाई m m, ये हो गया कैंसल आउट। तो V मिल गया आपको ए स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 z बाय n। ये हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ऐसा होना भी चाहिए था। देखो z बढ़ेगा, जेड बढ़ने का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर बढ़ना, प्रोटॉन नंबर बढ़ने का मतलब होता है अट्रैक्शन ज्यादा होना, अट्रैक्शन ज्यादा होना मतलब फोर्स ज्यादा होना, फोर्स ज्यादा होने का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा होना, एंड एनर्जी ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा, ठीक। और एन के साथ इनवर्स रिलेशन क्यों है, हायर द एन वैल्यू मतलब हायर एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर है न्यूक्लियस से, दूर है तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्पीड कम होगा। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रोपोर्शनलिटी। यहां तक हमने कल देखा था, जहां तक हुआ था ना हमारा। अभी अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, इन बोर ऑर्बिट, ठीक है। चलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो हम लोग स्ट्रिक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। अब सबसे पहले यू शुड नो, मैं थ्योरी ज्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि एज यू नो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन थ्योरी। पता तो है एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस विथ रेडियस r, वो तो अभी कॉमन स्टेटमेंट रहेगा। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन around a nucleus with radius r, some radius r,
ये पता होना चाहिए हमको एनर्जी फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जीज होंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इट हैज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, around the nucleus, it has it has काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्यों? क्योंकि मोशन में है, और जो भी पार्टिकल मोशन में हो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। हम तो डिफाइन ही वैसा करते हैं ना, एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, तो वो है। पोटेंशियल भी है। अब पोटेंशियल क्यों है? देखो पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लो, ग्रेविटेशन में कर लो, वेर एवर यू वांट, तुम ऐसा बोलते हो उस केस में द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लोकेशन या फिर पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब आता है जब एक मास दूसरे मास के फील्ड में हो, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में है, इसके लिए यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी है, तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया? इट इज बिकॉज दैट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जो आगे जाके अभी, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू विल डू इंजीनियरिंग, तो उधर भी फर्स्ट ईयर में लगने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स। टोटल 6 यूनिट्स आते हैं आपको इंजीनियरिंग में, आखिरी में क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट है, उसमें फ्री पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है। फ्री पार्टिकल मतलब इट इज नॉट मूविंग इन द पोटेंशियल ऑफ एनीथिंग, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अभी पता होना चाहिए फ्री पार्टिकल, ये वर्ड कहीं पे भी सुना ना, मतलब देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। पहले भी बताया था मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके दो एनर्जीज हो गए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पहले बना लेंगे। तो दो तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा याद है। एक, अगर आपको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r, आर स्क्वायर नहीं आर, अगर वो याद है तो ठीक, नहीं याद है तो पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। अभी ये मैंने नोट्स में ये लिख के दिया, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन भी आपको अभी सीईटी के लिए भी है, जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, वो हमेशा होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज या मास, डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। तो दैट इज वाई मैंने नोट्स में ये लिख के दिया है, सो दैट यू कनेक्ट विद ग्रेविटेशन ऑल्सो, क्योंकि सेम ही चीज है। ग्रेविटेशन में मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इधर भी सर्कुलर ऑर्बिट है। आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो। हाँ तुम जम्प टू लोअर एनर्जी लेवल। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुमको पता होना चाहिए, 1/4πε0 Q/r, चार्ज बाय आर, है ना? किसका पोटेंशियल? न्यूक्लियस का पोटेंशियल, सोर्स का पोटेंशियल होता है। हाँ, तो ZE/R पोटेंशियल सोर्स का होता है, इसलिए Z लिखना पड़ेगा। अगर तुम हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो Z नहीं लिखोगे। ओके, इनटू चार्ज, कौन सा चार्ज घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, माइनस। अभी एक कंफ्यूजन ये भी रहता है, इधर तुमने माइनस लिखा, इधर तुमने माइनस नहीं लिखा, हमको कैसे समझेगा? अरे ये मॉड है, ये मॉड है, इधर भी चार्ज नेगेटिव था, मैंने मॉड लिया, तो ठीक। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे और एक चीज भी पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल है। बाउंड सिस्टम के लिए, मतलब जहाँ पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आता है, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आता है, काइनेटिक नेगेटिव आ नहीं सकता। जहाँ पे फोर्सेस रिपल्सिव हो वहां पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? हाँ, तो फिर नेगेटिव आएगा ही, तो नेगेटिव आएगा ही।
फिर आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विद माइनस साइन ZE² बाय R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी फाइंड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बोहर का पहला पोस्टुलेट यूज करो, यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट। अभी ऐसा क्यों? मैं हाफ mv² कर सकता हूँ ना, और v तो पता ही है, पता ना भी, तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन तुम थोड़ा सा लंबे रास्ते से जाओगे फिर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? mv² बाय लास्ट बट वन बेंच, both of you, any one of you tell me what was the first postulate of Bohr? What is Bohr's first postulate? नहीं पता? शिफ्ट। तो Bohr's first postulate is mv²/r equal to 4 पाई एप्सिलॉन 0 r²। तो यहां से लुक, ये एक r और एक r गायब कर दिए, और हाफ से डिवाइड कर दिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 2 और 3 वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक, काइनेटिक इज दिस, ये काइनेटिक एनर्जी बन गया ना आपका, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये आ गया आपका 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r प्लस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल माइनस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r। ठीक है, अब थोड़ा नंबर देख लेते हैं। नंबर्स तो तुमको पता होने चाहिए वैसे, सिंपल सिंपल केसेस है। एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे में से एक चौथाई 1/4, 3/4 कैसे हो गया? 1/4। 1/4 में से 1/8, 1/8 ऐसा होता है वो, ऐसा ही होता है वो। ठीक, उल्टा कर लो, उल्टा हाफ। तो व्हाट इज 1/8 माइनस 1/4? -1/8, -1/8। ठीक है, पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r दोनों टर्म्स में कॉमन था, मतलब 1/8 में से 1/4 माइनस कर रहे हो, कितना? माइनस, हाँ, -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r आ गया टोटल एनर्जी। यही है, यही है ना? मैं तुमको और एक ट्रिक बताता हूँ समझने के लिए या याद रखने के लिए कि तुमने गलत किया कि नहीं किया। रिमेंबर, 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 ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत सिमिलर चीजें हैं, क्योंकि फोर्स सिमिलर है। वहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। वहाँ पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी वही है। तो फॉर्मूला भी सेम बनते हैं लगभग। अब अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो भी याद दिला देता हूँ, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ये 4 कॉन्सेप्ट्स तुमको लगते हैं हमेशा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पे मैं अभी आऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं तुमको। अगर चारों में से एक भी याद है, तुमको सब पता है। देखो क्या होता है, अगर तुमको काइनेटिक पता है ना, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो टोटल इज माइनस ऑफ काइनेटिक, टोटल इज माइनस ऑफ काइनेटिक। हमने हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या लाया था? 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/r। तो टोटल में सिर्फ एक माइनस लगना चाहिए था, लग गया क्या माइनस? यस, सही है। ठीक है, बराबर, गुड। ये आ गया। बाइंडिंग एनर्जी मैं डिफाइन करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी जब भी डिराइव करोगे तो यही दिखने वाला है। ओके, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है। तो अगर ये याद है तो फॉर्मूला याद है, ये रटना ही क्यों है फिर तुमने? एक याद रख लो, हो गया। और उसमें तुमको पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजीली याद रहता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², आर सॉरी नॉट r², r² इज फोर्स। तो ये मेथड याद रखोगे तो तुम्हारा बहुत सारा काम हो गया। बाइंडिंग एनर्जी भी आऊंगा बाद में मैं, तो ये याद रखना, आप याद रखना। काइनेटिक
याद रखो या पोटेंशियल याद रखो, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू। आई प्रिफर काइनेटिक क्योंकि मेरे को बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रेडियस का इक्वेशन तो वहीं से डिराइव किया था। तो फिर सिर्फ एक आर कैंसिल कर दिया, टू टू से डिवाइड कर दिया, बन गया। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल बन गया, और सिर्फ साथ में माइनस साइन लगा दिया तो टोटल बन गया। तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क। ओके डन। तो ये भी याद रख लेना। ग्रेविटेशन में भी सेम 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 सब सेम है, ग्रेविटेशन भी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेसिकली ये जो तुमने टोटल एनर्जी का इक्वेशन बनाया है, सही है, नथिंग इज रॉन्ग हियर, दिस इज फाइन। तो सिर्फ मैंने नोट्स में ना एनर्जी, टोटल एनर्जी को ई लिखा है बस, बाकी कुछ नहीं, ई लिखा है, दैट्स इट। -1/8πε0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो तुम देख रहे हो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वो बुक में सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया कि ये मॉडल ओरिजिनली हाइड्रोजन एटम का था। तो हाइड्रोजन में तो जेड की वैल्यू क्या थी, 1, इसलिए वहां पे वो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा था। और लॉजिकली भी करेक्ट है ना, क्योंकि लॉजिकली जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी कम होगा, बिकॉज रेडियस बड़ा होना मतलब फोर्स कम होना, तो फोर्स कम होना मतलब एनर्जी भी कम होना। तो यहाँ तक ये सब क्लियर है। सिर्फ देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज मैटर करती है कि तुम हर इक्वेशन के बाद थोड़ा लॉजिकली सोच लो कि सही है कि गलत है। तो ये सही आ रहा है, बट एक चीज जो हमको और पता होनी चाहिए, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, उसका एनर्जी सेम है क्या? नहीं। अगर होता तो फिर फोटोन इमिट नहीं होता, फिर कहीं से कहीं भी जंप मार रहा है, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट में एनर्जी सेम नहीं है, मतलब ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन हमको एनर्जी का रिलेशन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है क्या? नहीं देता है। फिर हमको चाहिए इसका रिलेशन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कैसे करेंगे? आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि कुछ तो और है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। 8πε0 कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो बचा क्या फिर? करेक्ट। तो इफ यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग इन दिस वे ना, तो भूलोगे नहीं। इक्वेशन डिराइव करना अटक जाता है, याद ही नहीं रहता। तो याद रखते क्यों? लॉजिक सोचो ना, जेड की जगह पे क्या डालने वाले हो? कुछ नहीं। ई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, बचा कौन? आर। हाँ, तो आर को सब्स्टिट्यूट कर लो। आर ε0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई एम एम ई स्क्वायर इंटू इंटू जेड, यही आएगा, यही है। पाई पाई बाय बाय, उसके बाद ई इक्वल टू, एक काम करना, पाई गया ना? यस, तो क्या आया? एम ई रेस टू 4 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अपॉन 8 ε0 एच स्क्वायर, ε0 स्क्वायर। ठीक है, आ गया, यही है, यही होना चाहिए वैसे तो आइडियली। हाँ, माइनस तो लिखेंगे ना हम लोग, माइनस तो लिखने वाले हैं ना, वो तो बाउंड सिस्टम में तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आने ही वाली है। तो -me⁴ अपॉन 8 ε0 स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एनर्जी का इक्वेशन। क्लियर? राइट। अब वापस से हम लोग जाते हैं हाइड्रोजन आइटम के पास, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम हमारी बहुत हेल्प करता है इन टेलिंग अस सम पर्टिकुलर वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओरिजिनली ये सारा थ्योरी हाइड्रोजन एटम का ही था, क्योंकि फंडामेंटल एटम वही है, बेसिक लेवल पे वही है। अब बेसिक लेवल पे हाइड्रोजन ही क्यों है? क्योंकि यू नो व्हाई, you know why hydrogen is the most abundant element in this universe? स्टार तो बाद में बने, तो थोड़ा बहुत आपको बुक के बाहर भी पता होना चाहिए, सिर्फ बुक का नॉलेज ठीक है, वो तो मार्क्स दे देगा आपको। यू नो, इनिशियली जब बिग बैंग का नाम सुना ही होगा, बिग बैंग, तो इनिशियली बहुत टेम्परेचर हाई था, तो वहां पे एटम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सबसे पहले बने इंडिविजुअल पार्टिकल्स, पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन, नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन।
और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था तो उनके पास थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के आसपास आते भी थे लेकिन आके चले जाते थे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सिस्टम को स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम लगता है। वेरी हाई एनर्जी, तो आपको पता है एंट्रोपी पता होगा ना, व्हाट इज एंट्रोपी? तो हाई टेम्परेचर होता है डिसऑर्डरनेस भी क्या होता है, हाई होता है। तो इनिशियली एंट्रोपी ज्यादा थी, तो पार्टिकल्स कभी साथ में आके एटम बना ही नहीं पाए। फिर जैसे जैसे बिग बैंग के हिसाब से एक्सपांशन स्टार्ट हुआ ना, विथ एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ता, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। अब बोलोगे ऐसा कैसा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये तो हमको चार्ल्स लॉ बताता है, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन वैसे वो अंडर कंडीशन है प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट। यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन हो रहा है, और गैस मतलब पार्टिकल्स खुद का एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उनका इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। तो विद एक्सपांशन टेम्परेचर विल फॉल डाउन, कूल डाउन। टेम्परेचर कूल होने से एंट्रोपी कम होगा। पार्टिकल्स व्हेन दे कम क्लोजर नाउ दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए, क्या बन गया, हाइड्रोजन। so that is why most abundant element in this universe is hydrogen। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है, ये मॉडल भी हाइड्रोजन के लिए था। ओके, क्यों? साइंस में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है पहले उसको समझाते हो। जो सबसे ज्यादा दिखता है वो पहले समझोगे ना, फिर बाद में बोलोगे चलो अच्छा ये भी है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये कहाँ से हो तो देख लो। गुड। वैसे अभी तक डार्क मैटर पता नहीं हमको, डार्क मैटर सबसे ज्यादा है, डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा है, वो बाद में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं इधर, नहीं तो अलग ही क्लास चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट हियर, तो ये हो गया। अभी जेड और एन की वैल्यू वन डाल दो तो आपको मिल जाएगा। वैसे बाय द वे इसको मैं ई एन बोलूंगा, तो फिर मुझे मिल जाएगा ई वन, क्या आ जाएगा, माइनस एम ई रेस टू फोर अपॉन एट एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर। एम 9.1 इंटू 10⁻31, ई 1.6 इंटू 10⁻19, एप्सिलॉन जीरो 8.85 इंटू 10⁻12 और एच 6.6 इंटू 10⁻34। सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद और उसको ईवी में कन्वर्ट करने के बाद -13.6 ईवी आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कि एमई भी आता है वो भी देख लो, ईवी। तो -13.6 ईवी आता है एनर्जी। देयरफॉर 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 ई एन, इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में एनर्जी होगा माइनस, ये वैल्यू कितनी आ गई, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ओके, गुड। देन अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन का स्टडी कर रहे हो तो फॉर एच एटम जेड की वैल्यू होती है वन, तो ई एन हो जाता है -13.6 बाय एन स्क्वायर ईवी। अब मैंने एन की वैल्यू वन नहीं डाली, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में पहली बात तो समझ लो कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको कहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट ऑर्बिट में। उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में तो एन की वैल्यू वन आएगी, तो -13.6 ईवी आए, दैट इज ओके। लेकिन रिमेंबर, अभी आगे आएगा ही वो, इफ यू गिव एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम बाय सम मीन्स जैसे हीट दे दिया, जैसे तुमने रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट कर दिए, तुमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो एन इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अगर पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, तो इवन कितना आ गया, अगर वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके दूसरे ऑर्बिट में चला गया, फोर, -13.6/4, और वही तीसरे ऑर्बिट में चला गया, -13.6/9, और वही फोर्थ में चला गया तो -13.6/16 ईवी। ये हमने सिर्फ पहले चार ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी होगा वो यहाँ पे देख लिया। तो दिख रहा है एनर्जी कम कम होते जा रहा है, कम हो रहा है ना। अरे पहले 13.6 था, अभी डिवाइड बाय 4 कर दिया तो कम ही हुआ, और डिवाइड बाय तुमने 9 कर दिया तो कम हुआ, तो कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एनर्जी हो रहा है कम। आ गया ये, अभी आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो अभी सीखना है थोड़ी देर में, उधर काम में आएगी वैल्यूज।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे एनर्जी पे, और अब समझ लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है पहले वो समझ लो। अब देखो, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है न्यूक्लियस के पोटेंशियल से, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। इसलिए मैंने बोला था कि वो चैप्टर रिवाइज करके बैठना कभी भी क्लासेस में। तो अगर आपको याद होगा अप्रोच, हमने वहां क्या बोला था, हमने बोला था कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व कर रहा है, तो दो एनर्जीज है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जितना भी टोटल एनर्जी है उतना ही एनर्जी दे दो विद नेगेटिव साइन। बाइंडिंग एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो लिखा होगा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, लिखा होगा वहां पे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, लिखा है, लिखा है। हाँ तो ऐसा लिखा है ना, टू मेक इट फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब फ्रॉम द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कितना एनर्जी चाहिए। अब इसको मैं याद रखने के लिए मेरे थोड़े से एग्जांपल्स फालतू भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू रिमेम्बर, ये मेरा तरीका याद रखने का। सपोज, सपोज मैं कहीं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगा, है ना। तो अगर मेरे को बोला कि इसने छोड़ दे वो, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे कम से कम जितना मिल रहा है उतना तो दे दे। तो दैट इज द आइडिया। तो इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब उसका जितना एनर्जी कम से कम उतना मिलना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन और टू मेक इट फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जितना एनर्जी है उतना, सिर्फ साइन यहाँ पे आगे माइनस लिख देना। अब माइनस का यहाँ पे फिजिकल मतलब है, देखो टोटल में माइनस क्यों आया था, टोटल एनर्जी में माइनस क्यों आया था, टोटल एनर्जी में माइनस क्यों आया था। मैंने मैंने 3 बार बोला है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव कौन से सिस्टम का होता है, बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव का। ठीक है, फ्री करना मतलब क्या, अट्रैक्शन से बाहर लेके जाना। तो एनर्जी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। तो टोटल के आगे क्या लगा दोगे, माइनस, टोटल क्या था, माइनस था, आगे और लग गया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया। हाँ, तो एनर्जी पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री हो गया। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये इक्वेशन दिख रहा है तुमको एनर्जी का। हाँ बस, बस इसमें से इतना पार्ट डन, माइनस वन हटा दो तो प्लस हो जाएगा एनर्जी, डन, खत्म। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। इसको और एक नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में वापस समझेगा, चलो बता ही देता हूँ। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन। अगर सपोज मेरे पास हीलियम का एटम है, और आपको पता है हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, है ना। क्योंकि नेगेटिव 2 थे चार्जेस और पॉजिटिव 2 चार्जेस थे, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो न्यूट्रल था हीलियम एटम। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव डोमिनेट कर गया, इसलिए बोलते हो तुम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक, तो आयन बनने के लिए क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ा। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी यूज होता है क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी दिया तो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिसोसिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम से चला गया, क्योंकि कंप्लीटली नहीं भी जाता है, वो होता है एक्साइटेशन। वो आगे आएगा। अब यहाँ तक क्लियर। अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ,
अभी आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में डिफरेंस समझ में आएगा आपको। ये थोड़ा स्टोरी जैसा भी है, तो पहले थोड़ा सा स्टोरी समझना पड़ेगा आपको। वैसे बाय द वे, आपके न्यू सिलेबस में ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जगह पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसा वर्ड यूज हुआ है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है। फिलहाल पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। सी व्हाट हैपेंस इज, मैंने तुमको अभी बताया व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट यू गिव टू एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कंप्लीटली लीव द एटम। और मैंने तुमको अभी ये बताया कि वो एनर्जी कितना होना चाहिए, प्लस 13.6 eV। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी है -13.6। बाइंडिंग एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ये इसका नेगेटिव होता है, तो तुमने कितना दिया आप 13.6। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी बात हो गई। अगर तुम 13.6 eV या उससे ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को कंप्लीटली छोड़ के चला जाएगा, आयन बन जाएगा आयन। 13.6 दिया तो इलेक्ट्रॉन लीव्स विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। 13.6 से ज्यादा दिया तो इलेक्ट्रॉन लीव्स विद सम काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द बेसिक आइडिया। लेकिन अगर तुमने 13.6 से कम दिया तो क्या होता है फिर? तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का हो जाता है मतलब एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर एनर्जी स्टेट। तो नाउ थोड़ा सा अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लग गया है। तो व्हाट यू नाउ नो इज, क्योंकि हमने ऑलरेडी शो कर दिया ना कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। ये दिखाया कि नहीं, ईएन का फॉर्मूला बना कि नहीं? ईएन का फॉर्मूला हुआ कि नहीं, बनाया कि नहीं तुमने? अभी तो बनाया है ईएन का फॉर्मूला। व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? पहले ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लेना है तो n = 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, बराबर। एनर्जी जीरो कब होगा? एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब एक एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। तो मतलब ये होता है। हाँ, थोड़ा सा जो तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हाइड्रोजन में पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ इन्फिनिटी ऑर्बिट्स है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, इट इज जस्ट लाइक कुछ बेंच खाली पड़े हैं, वहां पे कोई बैठा नहीं है, वैसा ही केस है ये। गुड। तो सेम केस है, तो इसको सेम केस है तो वैसे समझ लो। अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी, टेम्पररी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी। टेम्पररी क्या है कि मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ सारे ऑर्बिट्स विथ इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग होता नहीं है, आगे जाके ड्रॉ करेंगे हम। अभी फिलहाल टेम्पररी के लिए ओके, दिस इज न्यूक्लियस हियर। अगर आप इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, उसको तुमने अगर 13.6 eV से कम एनर्जी दे दिया, तो डिपेंड करता है कि तुमने कितना एनर्जी दिया, इट विल स्टार्ट जंपिंग टू हायर एनर्जी लेवल्स। इसको बोलते हो एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। अब बहुत सारे जगह पे गलत भी लिखा हुआ है। n = 1 मतलब ग्राउंड स्टेट। क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। n = 1 क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। वो होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट बोला मैंने। n = 2 is first excited state. n = 3 is second excited state. n = 4 fourth, third excited state. n = 5 fourth excited state. कई कई बुक में लिखा है n = 1 is first excited state. n = 1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये आपका हार्मोनिक और ओवरटोन जैसा हो गया। तो ये चीजों को कनेक्ट करो, बेटर यू अंडरस्टैंड। तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टोरी क्या था? स्टोरी ये था, अभी आपको समझ में आ ही गया कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ और हाइड्रोजन गैस के सारे एटम्स दे आर इन ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मैं इसको हीट कर दूं या फिर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूं, अभी हीट करूंगा मतलब हीट एनर्जी है। एनर्जी किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पास। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या जाएगा? हायर ऑर्बिट्स पे जाएगा। या अगर मैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करता हूँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे? कोलाइड करेंगे किसके साथ? फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ड्यूरिंग दिस कोलिजन क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी ट्रांसफर होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? हायर ऑर्बिट्स पे जाएगा। ठीक है, राइट। या फिर तीसरा भी तरीका है, बाय बाय हिटिंग दिस विथ फोटॉन्स। तुमने इस पे कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कर दिया, रेडिएशन इंसिडेंट किया तो फोटोन पार्टिकल है,
इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल में कोलिजन होगा, ये हमने चैप्टर नंबर 14 में लिखा था। ड्यूरिंग इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल। तो उस केस में भी एनर्जी लेके ये क्या होगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड नहीं यूज होता है, एक्साइटेशन एनर्जी वर्ड यूज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली एटम छोड़ के नहीं गया है, ये सिर्फ गया है हायर ऑर्बिट पे, क्योंकि इसको एनर्जी मिला, हायर ऑर्बिट पे गया है ये। क्लियर? गुड, पक्का। अभी इस पे भी मेरा पुअर एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल पुअर ही होते हैं। अभी कोई नालायक बच्चा है ना, नहीं नहीं मैं किसी को बोल नहीं रहा, उसको पेरेंट्स ने बहुत पैसा दे दिया, बहुत ही दे दिया, वो बोला यार क्या ही जरूरत है अभी, चलो भाग गया, वापस कभी आया ही नहीं। वह है आयनाइजेशन, राइट। फिर किसी को थोड़ा सा पैसा मिल गया, उसने सोचा कि चलो मिल गया ना, भाग जाते हैं, फिर गया 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन घूमा, यार तो पैसा खत्म हो रहा है मेरा, वापस जाना पड़ेगा घर पे। तो वो होता है एक्साइटेशन। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट, नीदर एक्साइटेड नॉट आयोनाइज। तो एनीवेज, तो सिर्फ याद रखो, अब अभी अच्छे से समझेगा आपको। तो एक्साइटेशन का मतलब है कि 13.6 से कम मिला है उसको एनर्जी ईवी में। अब जब ये ऊपर गया है, तो जब ये ट्रांजिशन करता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आगे डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ग्राउंड स्टेट से हो सकता है कि फिफ्थ स्टेट में चला गया हो, लेकिन while coming down there are so many possibilities, it can go from directly from 5 to 1। ठीक है ना, 5 to 1। घूमने गए थे, पैसा लेके भाग गए थे, फिर खत्म हो गया, चुपचाप घर पे आ गए, आई हैव नो फ्रेंड्स, घर पे जाना पड़ेगा। नहीं तो 5 से कहाँ जा सकता है, 4 पे। सोचा कि चलो ये दोस्त को मिल लेते हैं, इससे मांग लेते हैं। 5 से कहाँ जा सकता है, 3 पे। 5 से कहाँ जा सकता है, 2 पे। 5 to 4, 4 to 2, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, ऐसे भी ट्रांजिशन होते हैं। तो एक्साइटेशन होते वक्त तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया, लेकिन जब ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है ना, देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। इमेजिन फोर्थ लेवल पे पहुंच गया था, तो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, 4 to 1, ठीक, 4 to 2, 4 to 2 आ गया, 2 to 1 भी जाएगा बाद में, या फिर 4 to 3, 3 to 1, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है हायर ऑर्बिट से, राइट, तो आपको स्पेक्ट्रम में बहुत सारे सीरीज मिलेंगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा। फिलहाल समझ लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शुरुआत कहाँ से हुई। हमने हाइड्रोजन गैस लिया, उसको गैस को हीट कर दिया, या इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, या फिर हमने रेडिएशन इंसिडेंट कर दिए, और ऐसे हॉट गैस को, इसको हॉट गैस बोलते हैं। जब बाल्मेर ने देखा कि ये हॉट गैस में से कुछ वेवलेंथ आ रहे हैं, वेवलेंथ आ रहे हैं, राइट, और वो वेवलेंथ की वैल्यू भी लिखी हुई है, कुछ 4 वेवलेंथ थे, लिखा हुआ है। एक तो 6568 था, आई रिमेम्बर अ फ्यू, 6563, तो 6563, 6563, और 4868, और 4341, एंड 4202 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 4 लाइंस थे, मतलब 4 वेवलेंथ थे, ये बाल्मेर ने 1885 में ही डिस्कवर कर लिए थे। When hydrogen gas is heated, then he observed that these are 4 wavelengths, those are coming out। और फिर उसको बेचारे को समझ में नहीं आया कि ये 4 ही क्यों मिल रहे, तो उसने बहुत सारे नंबर के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, और फाइनली उसने एक फॉर्मूला बना लिया, 1/λ=r 1/2² माइनस 1/n², जहां पे n की वैल्यू थी 3, 4, 5 एंड 6, और जो r था इसको बोलते हो रिट्जबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थी 1.097 इंटू 10⁻⁻7 +7 पर मीटर, ऐसा वैल्यू थी। और ये जो फॉर्मूला है, यह प्योरली ऑब्जर्वेशन से आया, बाय ट्राइंग आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसके पास कोई थ्योरी नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि थ्योरी था ही नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यूज कहाँ से आ रही। उसने बहुत सारे कैलकुलेशन किए, बहुत सारे अलग अलग वैल्यू डाल के देखे, और उसने बना लिया फॉर्मूला। इसलिए इसको बोलते हैं बाल्मेर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, बाल्मेर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला।
एम्पिरिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो एम्पिरिकल मतलब होता है समथिंग दैट यू ऑब्टेन प्योरली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू दिस। उसने मतलब बस मैंने ट्राई कर लिया, ये मिल गया मेरे को। तो जब n के 3 डालोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, n के 4 डालोगे तो और एक वैल्यू मिलेगी, 5 डालोगे तो और एक मिलेगी, तो ऐसे 4 नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद 4 वैल्यूज मिल गए। इसको क्या बोलते हैं? बाल्मेर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर? अब अगला टॉपिक है बोर्स रिलेशन। है क्या? बोर्स फॉर्मूला या बोर्स रिलेशन एक ही बात है। बोर्स फॉर्मूला, बोहर्स फॉर्मूला। तो रिमेंबर 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 बाल्मेर का जो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था ये 1885 में आया है। बोहर का एटॉमिक मॉडल 1905 या उसके बाद आया है। मतलब लगभग 20-25 साल का डिफरेंस था, 20 साल तो था ही। 1905 के बाद ही आया है। अब मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, पर 1905 के आसपास था वो। ठीक, 20 साल के बाद जब बोहर ने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड किया इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स, ठीक है, तब समझ में आ गया हमको कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेगा तो उसने क्या इमिट करना चाहिए? फोटोन। और फोटोन एनर्जी क्या होता है? एच नो। ठीक, तो जब तुम बोहर्स का फॉर्मूला, क्योंकि बोहर्स फॉर्मूला से हमने एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया है, तो इफ यू रिमेंबर we know that what is energy of electron in nth Bohr orbit minus me raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h square z square by n square, बराबर। तो अगर मैं बोहर का तीसरा पोस्टुलेट, अब तक हमने 2 ही पोस्टुलेट यूज किए थे, तीसरा यूज नहीं किया था, अब करेंगे। अगर मैं सोचूं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट से, अगर लोअर एनर्जी स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो मान लेते हैं कि nth ये हायर एनर्जी स्टेट है। क्या है ये? हायर एनर्जी स्टेट है। और जो p है वो कौन है? p कौन है? लोअर एनर्जी स्टेट है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड postulate, whenever electron makes a transition from higher to lower energy state, it emits a photon with energy h nu, and that is equal to En minus Ep, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। ठीक है ना? तो अभी ये En का तो फॉर्मूला है हमारे पास। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस me⁻⁴ एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस। अभी अगर मैं nth ऑर्बिट के लिए z स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मैं pth ऑर्बिट के लिए क्या लिखूंगा? z स्क्वायर बाय p स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ जाएगा z स्क्वायर बाय p स्क्वायर इक्वल टू क्या था? एच नू, मतलब एच सी बाई लैम्बा। माइनस माइनस हो गया प्लस, और me⁻⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर सारा आ गया बाहर। तो क्या क्या बाहर आ गया? me⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर। मैं जानबूझ के z स्क्वायर को साइड में लिख रहा हूँ, दैट्स सम रीजन बिहाइंड इट। ओके, पी स्क्वायर था पॉजिटिव, एन स्क्वायर था नेगेटिव। ये आ गया आपका एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि एच सी बाय लैम्डा। ये एच और सी को इधर तुम सब्सटीट्यूट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, मतलब तो 1/λ कितना आ गया? me⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ c 1/p स्क्वायर माइनस स्क्वायर z स्क्वायर। सही है? चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ छूट गया तो। me⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³c, परफेक्ट, गुड, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान दो वापस, ये जो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। me⁻⁸ hc सब कांस्टेंट है। इसको मैं नाम दे देता हूँ r। ये वही r है जो बाल्मेर ने 20 साल पहले बताया था। अब बताता हूँ कैसे।
और और ऐसा आ गया। अब ये जो आर है, अगर तुम ये सारे वैल्यूज एम की, ई की, ए एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, एच क्यूब, सी, ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर तुमको मिलता है 1.093 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है। ये थियोरेटिकल वैल्यू है जो पूरा का पूरा थियरी बैकग्राउंड से आ रहा है, और बाल्मेर ने सिर्फ बताया था उसके थोड़े से कैलकुलेशन करके। तो दोनों वैल्यूज दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि थियरी इज मैचिंग विथ ऑब्जर्वेशंस। जब थियरी और ऑब्जर्वेशन दोनों मैच कर जाए, मतलब द मॉडल इज करेक्ट मॉडल, दिस इज करेक्ट। ठीक, बराबर। अब थोड़ा सा बोहर्स फॉर्मूला में और इसमें डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोहर्स रिलेशन। और जो बाल्मेर था वो बाल्मेर इंपेरिकल फॉर्मूला था। उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो P नहीं है, 2 है, और Z नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस था, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन गैस था। तो मैं अगर यहाँ पे H की वैल्यू, मतलब हाइड्रोजन आइटम ले लूं, तो Z की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं? 1। Z के लिए क्या कर दूंगा? 1। और अगर मैं P की वैल्यू भी 2 डाल दूं, 2, तो मुझे मिल जाता है 1/λ इक्वल टू R, 1/2² माइनस 1/n। हो गया? आ गया? पक्का पक्का? सही है, गुड। तो यू सी, P की वैल्यू 2 डालने से और Z की वैल्यू 1 डालने से बोहर का रिलेशन और बाल्मेर का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया मैच। मतलब अब बोहर ने एक्सप्लेन किया कि जो बाल्मेर ने 20 साल पहले देखा था वो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब तुम हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करते हो बाय गिविंग हीट और समथिंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन गोज टू हायर स्टेट, एंड मैंने पहले ही बताया कि देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस। मैंने तुमको सिर्फ इतना बताया था कि चलो जेड n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 पे गया, तो आते वक्त ट्रांजिशन कैसे होते हैं? मेनी कॉम्बिनेशन, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1, या फिर 5 to 1, या फिर 5 to 2, 2 to 1। लेकिन मैं सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा था। जब तुम हाइड्रोजन गैस को हीट करोगे तो उसमें सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं है, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो जब मैं कलेक्टिवली एक हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, अभी भी हाइड्रोजन ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। तो जब मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, इवन इफ आई टेक लेट अस से 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स, सॉरी। तो जब आप हीट करते हो, बराबर, व्हेन यू हीट, तो क्या होगा? कोई एक हाइड्रोजन एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से मे बी पहुंच गया इन्फिनिटी ऑर्बिट पे। इन्फिनिटी ऑर्बिट पे जाना मतलब आयोनाइज होना। मे बी कोई पहुंच गया 7वें ऑर्बिट पे, मे बी कोई पहुंच गया 4थे ऑर्बिट पे, मे बी कोई पहुंच गया 8वें पे, क्योंकि ये बहुत सारे गैसेस है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से हाइड्रोजन एटम को कितना एनर्जी मिला है। तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कोई तीसरे पे गया, कोई चौथे पे गया, कोई 5वें पे गया, कोई छठे पे गया, कोई 7वें पे गया, कोई 8वें पे गया, कोई कहीं भी गया, बराबर। अब जब ट्रांजिशन होंगे, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, 8 to 2, मतलब ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहे हैं? सेकेंड ऑर्बिट पे। कहाँ से? हायर ऑर्बिट से। तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है आपका वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन, राइट। तो जब भी ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट पे हो, तो जो वेवलेंथ इमिट होता है वो कौन से रीजन में आता है? कौन से रीजन में आता है? कौन से में आता है? 1885 में हमारे पास कोई स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं था, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, हमको जो दिखता था वही हम मान लेते थे। तो फिर क्योंकि ये विजिबल रेंज में आता है, इसके लिए बाल्मेर को पहले क्या मिला? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। अभी आता हूं मैं इस पे। ये जो पहली लाइन थी ना, इसको नाम है एच अल्फा, इसको है एच बीटा, इसको है एच गामा, और इसको बोलते हैं एच डेल्टा। तो बाल्मेर सीरीज पहले मिला, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट बाद में हुए। और जब थ्योरी डेवलप हुआ तो हमको समझ में आया कि बाल्मेर को जो लाइंस दिख रहे थे वो एक्चुअली
सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन थे, फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, ऐसे ट्रांजिशन थे। तो जो पहले 4 लाइंस है एच अल्फा, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, 3 to 2। तो एन की वैल्यू 3 और वहां तो 2 है ही, तो 1/2² माइनस 1/3², इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर इसको बोलते हैं एच अल्फा। सेकेंड लाइन वो होता है ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, उसको बोलते हो एच बीटा या फिर सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन मतलब एच गैमा, 3 to 2 हो गया, 4 to 2 हो गया, क्या आया 5 to 2, एच डेल्टा 6 to 2, राइट, बराबर। उसके बाद ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लाइन हो गए, 3 to 2 फर्स्ट लाइन, 4 to 2 सेकंड लाइन, 5 to 2 थर्ड एंड 6 to 2 फोर्थ। इसके बाद लाइंस नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, है। फिर बाद मेरे को क्यों नहीं दिखे? क्योंकि इंटेंस नहीं, विजिबल में ही आता है ये। विजिबल सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होना मतलब विजिबल में ही होता है वो, लेकिन इंटेंसिटी कम कम होते जाता है। तो जितना हायर ऑर्बिट से आएगा, अभी इसके पीछे भी रीजन है। देखो ये चीजें ना थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, फिर ऐसा नहीं होगी अन्य से ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहा, वो रीजन है। आप मेरे को बताओ, अगर 10वें ऑर्बिट पे गया इलेक्ट्रॉन, तो गैस गैस है ना, गैस बहुत सारे एटम्स है, तो कोई थर्ड पे भी गया था, कोई फोर्थ पे भी गया था एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन, कोई फिफ्थ पे भी गया, कोई सिक्स पे भी गया, कोई सेवन पे गया, ऐसा चलता रहा। और ट्रांजिशन होने के वापस से अपने अपने ग्राउंड स्टेट पे आने के जो ट्रांजिशन होते हैं वो बहुत कॉम्बिनेशन में बनते हैं। जो फर्स्ट से थर्ड पे गया वो डेफिनेटली चांसेस आर हायर कि वो 3 से 2 जाएगा। जो 10 पे गया उसके लिए पता है क्या होगा? वो 10 से 9 पे, 9 से 6 पे, 6 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से वापस 2 पे। तो 3 से 2 ट्रांजिशन ऑलरेडी एक हुआ था, यहाँ पे और एक हो गया, राइट। हो सकता है 9 से 3 पे आया, 3 से 2 पे चला गया, तो 3 से 2 वाले ट्रांजिशन ज्यादा होते हैं, मतलब एच अल्फा ब्राइटेस्ट दिखना चाहिए। और एच बीटा 4 to 2 ये थोड़ा फेंट होता है। तो ऐसा करते करते जितना हायर ऑर्बिट की बात करोगे उतना फेंट फेंट, क्योंकि ट्रांजिशन कम हो रहा है ना। 3 to 2 में लाखों ट्रांजिशन है, तो लाखों ट्रांजिशन का फोटोन भी लाखों है, तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। 4 to 2 में थोड़े कम है, 5 to 2 में और कम है, 6 to 2 में और कम है, 7 to 2, 8 to 2 ये बहुत कम है, तो फिर ब्राइटनेस भी कम होगा, तो फेंट है। तो तब मैंने जैसे बोला 1885 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जो था हम विजिबल आंखों से जो दिखता है वो देखते थे, तो दैट इज वाई उसको 4 ही लाइन मिले। बाद में समझा कि बहुत सारे लाइंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का पक्का क्लियर हो गया? श्योर। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड, अभी मैं सिर्फ बाल्मेर का फॉर्मूला बताने के लिए मैंने पी की वैल्यू क्या डाल दी 2। अब होता है पी की जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं, ऐसे थोड़ी होगा कि 2 पे ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन तो फर्स्ट पे भी हो सकता है, एक बार इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया तो ट्रांजिशन तो कहीं भी हो सकता है। अब फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, फिफ्थ पे भी हो सकता है। तो पहले तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझना पड़ेगा। नोट्स में और बुक में उल्टा है, तो मैंने भी उल्टा दिया है। पहले होना चाहिए था एनर्जी लेवल डायग्राम, और फिर बताना चाहिए था लीमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फुंड। मैं बताता हूँ सब, डोंट वरी। तो अब क्या है, मैंने आपको जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, वी हैव 6 minutes मोर देन सब इनफ। क्या ध्यान दो, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मैं फिलहाल टेम्पररी ऑर्बिट्स को इक्वल स्पेसिंग पे बता रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा। और अभी मैं ऑर्बिट बताऊंगा ही नहीं। किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसके आगे हम ऑर्बिट नहीं ड्रॉ करते, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम था क्या? नहीं, मतलब हर एक ऑर्बिट में अगर एनर्जी सेम नहीं था, राइट, तो जितने ऑर्बिट उतने एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। पहले ऑर्बिट में कितना एनर्जी था? -13.6। तो मैं ड्रॉ करने वाला हूं पहला एक लाइन यहाँ पे, ये है ग्राउंड स्टेट। क्या ये? ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू लिखूंगा, एन इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनर्जी -13.6 एनर्जी आई विल मेंशन ओनली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ईवी। क्या आ गया? ग्राउंड स्टेट। अब
ये तरीका है, केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको, फिजिक्स में भी मिलेगा। देखो अभी ऐसा है, किसी एटम में अगर पहले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक डॉट दिखा देते हैं। तो एक डॉट का मतलब पता है क्या होता है? देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस एनर्जी लेवल। अगर दो हुए तो, राइट, तो इसके आगे भी याद रखना है। इफ यू शो एनर्जी लेवल मतलब a straight line with some value of principal quantum number and some value of energy, and if you show only one dot, it will mean that there's only one electron in that particular energy या फिर in that particular orbit। हो गया? तो फिलहाल तो डॉट हटा देते हैं। अब इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड एनर्जी लेवल क्या थी वैल्यू? -13.6/4 कितना होता है? नहीं पता? 3.4, तो -3.4, 13.6/4, 3.4। तो सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसका एनर्जी है -3.4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 10.2 कितना है? 10.2 कितना है? 10.2, अच्छे से याद रखना। 10.2 तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा? 13.6 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया? 1.1. अच्छा अभी याद रखो, ये भी याद रखो। सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल में, सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल में एनर्जी का डिफरेंस कितना आ गया? कितना आ गया? 1.9 के आसपास। 1.9। इन दोनों में कितना था? 10.2। पहले और दूसरे में 10.2, दूसरे और तीसरे में 1.9। बराबर। तो जैसे जैसे हायर ऑर्बिट पे जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होते जा रहा है। बराबर। मतलब ऑर्बिट्स दे आर क्राउडेड एट हायर लेवल्स। क्राउडेड ही होंगे ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। ठीक। अब अगर इसके बाद कर लूंगा तो मैं डिवाइड बाय 16 करोगे ना, 13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया? 0.85। 0.8। अब इसके बाद का मैं ड्रॉ करने नहीं वाला हूं, तो ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद हायर ऑर्बिट जो होंगे ना वो और भी क्राउडेड होंगे। जितना जितना हायर ऑर्बिट पे जाओगे उतना ही तुमको क्राउडिंग मिलेगा। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल, इसके बाद हमको रुकना पड़ेगा, टाइम नहीं है हमारे पास। आप सब याद रख लो, ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे होते हैं। अगर ट्रांजिशंस हायर ऑर्बिट से फिक्स्ड लोअर ऑर्बिट पे हो, जैसे 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, मतलब जो लोअर ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है, p=1। और n की वैल्यू क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इंफिनिटी। ये सारे ट्रांजिशन जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइमेन सीरीज या फिर लीमेन सीरीज। और ये आपका आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1 सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट है। दैट इज द रीजन की बाद में को दिखाई नहीं। एक्चुअली वो तो हो रहा था लेकिन उसको दिख नहीं रहा था वो। फिर जो ट्रांजिशन होते हैं 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, 8 to 2, ये होते हैं बाल्मेर सीरीज। इट फॉल्स इन विजिबल रेंज। ठीक। उसके बाद 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, 8 to 3 पास्चेन सीरीज, ये होता है नियर इंफ्रारेड में, नियर IR। फिर होता है 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4, ये होता है ब्रैकेट सीरीज। राइट, ये होता है मिड इंफ्रारेड के आसपास। फिर होता है 6 to 5, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 होगा ना। 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, 9 to 5 होता है फुंड सीरीज। इसको कोई पी फुंड भी बोलते हैं लेकिन पी साइलेंट है, तो फुंड सीरीज होता है। ये होता है फार मिड से फार इंफ्रारेड रेंज में। अरे खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, रुक जाओ। याद कैसे रखते हैं? बस उतना आखिरी, LBP-BP। LBP-BP, लिमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फुंड। लिमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फुंड। ये तुमको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा क्योंकि कल हम लोग सीरीज लिमिट नाम की चीज सीखने वाले हैं। अगर आपको सीरीज लिमिट अच्छे से समझ गया
तो आपके सीईटी के क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा, खत्म बात। So that's it for today.